नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने अधिगम का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, नियम आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। अधिगम किस रूप से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे विचारों को प्रभावित करता है, या अधिगम सीखने की प्रक्रिया में ऐसे कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, उन कारकों का हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। तो इसका मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं। पहला कारक है व्यक्तिगत कारक और दूसरा कारक है सामूहिक कारक। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत कारकों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा पहला मुख्य रूप से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मुख्य रूप से आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, अर्थात जिसके कारण हम मोटिव होते हैं और जो हमें प्रोत्साहित करती है, जिसके कारण हम प्रोत्साहित होते हैं और सीखने के लिए तत्पर होते हैं, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। स्किनर के अनुसार इसकी परिभाषा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, अर्थात अभिप्रेरणा के माध्यम से ही अधिगम को सरल, सुगम एवं प्रभावित बनाया जा सकता है। दूसरा अगर स्टेटमेंट इनका हम देखें तो अधिगम की सुनहरी सड़क अभिप्रेरणा को मनाएं। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो क्या है? अभिप्रेरणा। अर्थात अधिगम सबसे अधिक अभिप्रेरणा के माध्यम से प्रभावित होता है। स्टीवेंसन के अनुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा होती है, क्योंकि छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए, छात्रों को जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, छात्रों के विषय में और अधिक मन लगाने के लिए अभिप्रेरणा ही एक शिक्षक के पास ऐसा साधन होता है जिसके कारण छात्रों को प्रोत्साहित करवाया जाता है। तो सबसे पहला कारक व्यक्तिगत कारक में अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। इसके बाद सेकंड है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जैसे हम पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जितने अधिक उत्तेजित होंगे हम, जितनी अधिक हम में जिज्ञासा होगी, जितनी अधिक हम में इच्छा शक्ति होगी, उतने ही अधिक हम अधिगम को प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण कारक इच्छा शक्ति को भी माना गया है। तो पहला कारक कौन सा है? अभिप्रेरणा। दूसरा कारक है इच्छा शक्ति। इसके बाद शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है, अर्थात हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रबल होगा उतना ही हमारा अधिगम सीखने की इच्छा शक्ति या जिज्ञासा प्रबल होगी। इसके बाद संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण, ये एक प्रमुख फैक्टर है। इसमें हम जैसे कोई भी कार्य सामने से या करके सीखने पर बल देता है। जो कार्य हम करके सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, या फिर सामने से कोई कार्य सीख रहे हैं,
वो कार्य हम बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। अगला कारक रुचि, स्मृति, ध्यान। देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि सबसे अधिक प्रभावित रुचि के द्वारा होता है। हम किसी भी स्टूडेंट्स को अगर टीचिंग कार्य करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जब तक छात्र की रुचि नहीं होगी, हम उसे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते। सबसे पहला कार्य हमारा यही है कि छात्र को सब्जेक्ट के प्रति, अपने टॉपिक के प्रति उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, रुचि पैदा करना। इसके बाद उसकी स्मृति को टॉपिक से संबंध स्थापित करना, उसका ध्यान एकाग्रचित करना। अतः इन तीनों का सीखने पर प्रभाव पड़ता है। रुचि का, स्मृति और ध्यान का। इसके बाद आयु एवं परिपक्वता। मुख्य रूप से अधिगम का प्रभाव आयु से संबंधित होता है, परिपक्वता से भी संबंधित होता है, क्योंकि परिपक्वता एक निश्चित समय के बाद आती है तथा जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है और परिपक्वता से हमें अधिगम सीखने में और अधिक आसानी रहती है। इसके बाद अगला सेकंड नंबर से कारक है शिक्षक संबंधी कारक। शिक्षक संबंधी कारक में सबसे पहला प्रमुख जो फैक्टर है वो है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण मतलब कोई भी किसी भी शिक्षक को जितने इफेक्टिव ढंग से विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा, छात्रों के समझ में उतना ही अच्छा आएगा। अर्थात हम छात्रों को समझकर उनके अनुसार अगर शिक्षण विधि का चयन करेंगे, शिक्षण विधि का चयन करके छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अगर हम टीचिंग कार्य कराएंगे, तो छात्र अधिक सरल ढंग से और अच्छे ढंग से शिक्षण का अध्ययन कर पाएंगे। सेकंड फैक्टर है विषय वस्तु में निपुणता। एक शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निपुण होना चाहिए, उसका अभ्यस्त होना चाहिए, वो अच्छे ढंग से उसे एक्सप्लेन कर सके, विषय वस्तु को समझा सके, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। तीसरे आए शिक्षण की विधि। क्योंकि मैंने अभी आपको बताई है कि शिक्षण कराते समय छात्रों के सामने उचित शिक्षण विधि का होना अत्यावश्यक है। अर्थात जैसे हम अगर प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो प्रयोग प्रदर्शन विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अगर हम उच्च स्तर पर पढ़ा रहे हैं, तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस हिसाब से स्तर के अकॉर्डिंग अगर हम शिक्षण विधि का चयन करेंगे, तो छात्रों को अधिक लाभ मिलेगा और अधिक रोचक ढंग से उनको शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना बहुत आवश्यक है। जितना अधिक प्रबल मानसिक स्वास्थ्य रहेगा शिक्षक, उतना ही बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से छात्रों को पढ़ा सकेगा। शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व एक उच्च कोटि का होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का एक मॉडल होता है शिक्षक, और छात्र उनकी पुनरावृत्ति करके, उनका अनुकरण करके शिक्षक के द्वारा सीखते हैं। तो शिक्षक के व्यक्तित्व के द्वारा अधिगम प्रभावित तो होता है। इसके बाद कार्य संबंधी कारक। अब कार्य संबंधी कारक में जैसे कार्य की उपयोगिता, जिस कारण से हम अधिगम कर रहे हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, उस कार्य का हमारे जीवन में, उस स्थिति में, परिस्थिति में कितनी उपयोगिता है, उस उपयोगिता के अकॉर्डिंग अगर हम अधिगम को कर रहे हैं, तो वो अधिक इफेक्टिव होगा और कार्य की उपयोगिता अधिगम को प्रभावित करेगी। अगर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसके बाद कार्य की रोचकता। कार्य की रोचकता से अधिगम प्रभावित होता है, क्योंकि जितना अधिक रोचक होगा, उतना अधिक पॉजिटिव प्रभावित होगा
और अगर रोचकता उसमें नहीं आएगी तो छात्र नीरसता महसूस करेंगे और छात्र कुछ समय के पश्चात अधिगम में रुचि लेना प्रारंभ नहीं करेंगे। इसके बाद कार्य की लंबाई। एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के अनुसार ही अधिगम का कार्य कराया जाना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे एक क्लास को लगातार काफ़ी समय तक संचालित रखते हैं, तो अधिगम उससे प्रभावित होता है, क्योंकि छात्र पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी स्मृति में वो चीज़ें नहीं आती। जब हम निश्चित टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से छात्रों को पढ़ाएँगे, तो वो छात्र अधिगम भी करेंगे और अच्छे ढंग से अपने व्यवहार में परिवर्तन भी करेंगे। कार्य की कठिनाई। कार्य को इस प्रकार से निष्पादित किया जाना चाहिए कि छात्रों का लेवल क्या है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमें कार्य को करना चाहिए। अतः स्तर के अनुसार विषय वस्तु की कठिनाई का होना आवश्यक है। कार्य की समानता। कार्य की समानता से मतलब है कि हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, तो छात्रों को अलग-अलग भागों में विभाजित करके उनको कार्य करवाया जाना चाहिए, जिससे कि अधिगम प्रभावित ना हो। अगर एक तरह से ही हम सभी छात्रों को कार्य करवाएँगे, तो उससे अधिगम प्रभावित होगा, क्योंकि हर क्लास में कम से कम 3 प्रकार के विद्यार्थी पाए जाते हैं, उच्च कोटि के, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि के। अगर हम तीनों से एक तरह से कार्य करवाएँगे, तो अधिगम अधिगम प्रभावित होगा। अतः हमें कार्य की समानता पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो इससे कार्य की समानता से अधिगम प्रभावित होता है। अब इसके बाद वातावरण संबंधी कारक। अब देखिए वातावरण से अधिगम प्रभावित होता है, क्योंकि वाता 3 प्रकार से वातावरण होता है, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। अब इसमें जैसे भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण में तापमान, जलवायु आदि प्रकार से अधिगम प्रभावित होता है। जैसे तापमान से या जलवायु से हम संबंधित उदाहरणों के बारे में अगर देखें, तो उच्च तापमान वाले इलाकों में गर्म या तीव्र क्रोध वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, जबकि ठंडी जलवायु वाले वातावरण में बहुत कम क्रोध वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सीखने में तापमान एवं जलवायु का भी प्रमुख फैक्टर होता है। सामाजिक वातावरण, जिसमें परिवार, क्योंकि बच्चे का प्रथम विद्यालय परिवार माना जाता है और प्रथम शिक्षक माँ को माना जाता है। तो सबसे पहले जो सीखने का प्रारंभ होता है वो परिवार से होता है। परिवार के बाद बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तथा अपने अधिगम को सुचारू रखता है। वहाँ पर धीरे-धीरे सीखना प्रारंभ करता है। विद्यालय का वातावरण कैसा हो, विद्यालय किस जगह पर स्थित है, तो उन सभी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसके बाद समूह का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चे का समूह कैसा हो, किस प्रकार के समूह में रह रहा है, उसके मित्र कैसे हैं, उसके आस-पास का वातावरण कैसा है, उसकी खेलने वाली जगह कैसी है, वहाँ पर खेलते हैं, वहाँ पर उस समूह में बच्चा किस प्रकार से खेल रहा है, तो ये सभी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके बाद सिनेमा। मुख्य रूप से सिनेमा बालक के व्यक्तित्व पर अधिगम पर प्रभावित करता है और मुख्य ये सिनेमा के द्वारा बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। इसके बाद टीवी, मीडिया, ये सभी बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में रीति रिवाज, प्रथा, उत्सव। देखिए रीति रिवाज, मुख्य रूप से रीति रिवाज बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। प्रथाएं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। उत्सव करते हैं। अंधविश्वास, परंपराएं, भाग्यवादी सोच आदि ये सभी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद संगठन संबंधी कारक।
5वां कारक कौन सा है? संगठन संबंधी कारक। अब संगठन संबंधी कारक में जैसे सबसे पहला है टाइम टेबल। हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसमें समय सारणी का होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किसी कार्य को सीखेंगे तो वो अधिक इफेक्टिव भी होगा और प्रॉपर तरीके से हम उसे सीख पाएंगे। इसके बाद शिक्षक छात्र के संबंध, ये अधिगम का एक प्रमुख फैक्टर होता है। जितने मधुर शिक्षक छात्र के संबंध रहेंगे, अधिगम उतना ही बेहतर ढंग से सीखा जाएगा। अर्थात व्यवहार, छात्र के व्यवहार को अच्छे ढंग से परिवर्तित करने के लिए छात्र एवं शिक्षक का संबंध बेहतर होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद डायरेक्शन, निर्देशन। निर्देशन के द्वारा हम छात्र को अच्छे एवं सकारात्मक रूप से निर्देशित कर सकते हैं। इसके बाद प्रशंसा, पुरस्कार, दंड। अगर छात्र के द्वारा अच्छा कार्य कराया जा रहा है, अच्छे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे प्रशंसा के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से उसे प्रोत्साहित करके उसका अधिगम और अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे में नकारात्मक अधिगम का विकास हो रहा है, तो उसे दंड के माध्यम से उसे और अच्छा कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और दंड के माध्यम से उसे रोकने का प्रयास करें। इसके बाद अनुशासन। अनुशासन से अधिगम प्रभावित होता है, क्योंकि जितने बेटर ढंग से अच्छे अनुशासन में अगर हम कोई भी कार्य सीखेंगे, उतना ही सकारात्मक रूप से बालक के अधिगम में हम सकारात्मक विकास कर सकते हैं और अनुशासन इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। तो छात्रों, आज हमने अधिगम के प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से अध्ययन किया है। इनको आप 1 से 2 बार लगातार पढ़िए तथा कोई भी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे अधिगम के बारे में और अधिक विस्तार से अगली क्लास में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।